आज बाजार समाचार पात्र काल्पनिक हैं और वास्तविक लोगों के अनुरूप नहीं है। अपने विवेक से निवेश करें। नमस्कार। इस अध्याय में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। 1. फेड यूएस फेडरल रिजर्व की आर्थिक भविष्यवाणियां क्या हैं? 2. आप किस डेटा को अनदेखा कर रहे हैं? 3. हमारी भविष्यवाणियां क्या हैं? 4. अगर फेड गलत है तो क्या होगा? फेडरल रिजर्व वह निकाय है जो कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य से मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसकी नीति उन अनुमानों पर आधारित है जो इसके सदस्य बनाते हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अगले 3 वर्षों के लिए जो आर्थिक भविष्यवाणियां की हैं, वे तालिका में दिखाई गई हैं। उत्तरी अमेरिकी सेंट्रल बैंक अगले 3 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था में हल्की मंदी का अनुमान लगा रहा है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, में छोटी वृद्धि के साथ, लेकिन सकारात्मक 4 के आसपास स्थिर बेरोजगारी का स्तर प्रतिशत, एक मध्यम मुद्रास्फीति जो फेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य को 2% तक ले जाती है। इसके अलावा वे 2024 के अंत में शुरू होने वाली दर में कटौती का प्रस्ताव करते हैं और आने वाले वर्ष में अपनी बैलेंस शीट और तरलता को कम करते हैं। यही है, वे कम से कम 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति बनाए रखने पर दांव लगाते हैं, यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। वे किस डेटा की अनदेखी कर रहे हैं? मुख्य घटक है कि वे अनदेखी कर रहे हैं ऋण है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सरकारें इसे बहुत बढ़ा रही हैं और हाल ही में इस बात पर सहमति बनी है कि यह जनवरी तक बढ़ सकती है। 2025 जीडीपी का 1% जनरेट करने के लिए आपको 5 गुना ज्यादा कर्ज चाहिए और इससे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और भविष्य में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बेशक, जब तक ये किया जा सकता है, तब तक अनुमानित जीडीपी वृद्धि पूरी हो सकती है। फेड के खिलाफ और सावधान रहें। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक मौजूदा तरलता को कम कर रहे हैं, जो आमतौर पर बाजारों में गिरावट की काफी उच्च संभावना के साथ होता है। एक तकनीकी प्रतिरोध खो गया है जैसा कि चार्ट में देखा गया है और यह महसूस करता है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को अनुबंधित करने के लिए तैयार हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति उत्पन्न करती है और यही वे बचना चाहते हैं। थियरी। इन पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि मुद्रास्फीति पुनः वैश्वीकरण नीतियों से उत्पन्न होती है और तेल की खपत को रोकने का उनका मुख्य उद्देश्य है। उच्च ऊर्जा खपत के आधार पर वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह संभव नहीं है। फेड का मिशन अब अर्थव्यवस्था को नर्म लैंडिंग की ओर ले जाना है, लेकिन ये बदतर हो सकता है। जब तरलता नीचे जाती है, तो शेयर बाजार नीचे जाता है। हम देखेंगे कि क्या केंद्रीय बैंक अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर होने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मंदी पैदा की है। यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो जिसे इसका समर्थन करना है वह ऋण पर आधारित सरकार है। इसके विपरीत, सार्वजनिक रोजगार संयुक्त राज्य में पूर्व महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचता है, जैसा कि ग्राफ में देखा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो दर्शाता है कि ऋण का आर्थिक सुधारों में अनुवाद किया जा रहा है। नवीनतम ब्याज दर वृद्धि का मतलब है कि पहले उल्लिखित ऋण पर देय ब्याज बहुत अधिक है, जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ में देखा जा सकता है। इसके अलावा, ये डेटा बढ़ता रहेगा, खासकर नवंबर से, जिसका मतलब होगा कि सार्वजनिक खजाने अर्थव्यवस्था का इंजन बनने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इस चौराहे के साथ, हम वैकल्पिक भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम फेड की भविष्यवाणी की तुलना में अर्थव्यवस्था में एक बड़ी मंदी देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे 2025 के अंत तक अत्यधिक नाटकीय नहीं देखता। हाँ, अधिक बेरोजगारी भी होगी, लेकिन फेड के ऋण और बैंकनोट प्रिंटिंग मशीन को सक्रिय किया जाएगा जब 2 और वर्षों के लिए नर्म लैंडिंग की कथा को लंबा करने के लिए आवश्यक हो। आप ग्राफ में मेरी भविष्यवाणियों को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि रोजगार निम्न स्तर पर 2 और वर्षों तक चलेगा, ऋण बहुत बढ़ जाएगा और केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट इतनी नहीं गिरेगी।
ये ऊपर भी जा रहा है। समस्या इतनी नहीं है कि डेटा पूरा हो जाए, जैसा कि भविष्य के परिणामों में है। कर्ज को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए। मुझे एक नर्म लैंडिंग दिखाई दे रही है क्योंकि परिवार की आय और मजदूरी मुद्रास्फीति का जवाब दे रही है और बेरोजगारी के इन स्तरों के साथ उपभोग का स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित कर रही है, यहाँ तक कि कुछ हद तक उच्च बेरोजगारी दर के साथ भी। ग्राफ उपरोक्त व्यक्तिगत आय के सकारात्मक विकास को दर्शाता है, जिसे अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के बिना रोकना मुश्किल लगता है। जैसा कि मैं कहता हूं, यह आएगा, लेकिन 2026 के करीब यह उपरोक्त ऋण समस्याओं के कारण ऐसा करेगा जो गैर आवश्यक सेवाओं के लिए सार्वजनिक बजट को कम करेगा, और यह सब तीसरे पक्ष और निवेश के निजी रोजगार में शामिल है। मेरे हिस्से के लिए मुझे नवंबर 2023 की तारीख से शुरू होने वाली अल्पावधि में बाजारों और अर्थव्यवस्था में गिरावट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यह एक छोटी गिरावट होगी, क्योंकि प्रभावी रूप से केंद्रीय बैंक और ऋण बाजार के लिए अधिक तरलता और बेरोजगारी को रोकने के लिए बचाव में आएंगे। इसके अतिरिक्त मेरा ये भी मानना है कि स्थिरता लंबे समय तक नहीं रहेगी और 2026 में एक बड़ी गिरावट होगी और इसे ठीक करने में अधिक लागत आएगी, क्योंकि सरकारें और कंपनियां कटौती करने के लिए मजबूर होंगी। एक कारण जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करता है वह है निरंतर और अतिरंजित घाटा, जिसमें हाल के वर्षों में सार्वजनिक खाते रहे हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये 50 के दशक से सभी इतिहास में नहीं हुआ है, या कुछ ऐसा ही है। हम एक मजबूत और छोटी मंदी के साथ एक कठिन दशक में जा रहे हैं, और 2026 से एक लंबा और तेज है। पहला आसन संकट होने वाला है, क्योंकि इस तरह की प्रतिबंधात्मक केंद्रीय बैंक नीति की उम्मीद नहीं थी और आय और निवेश का हिस्सा जो अपेक्षित था नहीं होगा। दूसरा संकट ऋण के कारण होगा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। अगर फेड गलत है तो क्या होगा? यदि यह पता चलता है कि पूर्वानुमान आशावादी हैं, तो पहली चीज जो हम देखेंगे वह वित्तीय बाजारों में गिरावट है। आर्थिक आंकड़ों की तुलना में अधिक स्पष्ट है। इससे फेड को अधिक विस्तारवादी नीतियों और उच्च सरकारी उधार का विकल्प चुनना होगा। बेशक, संतुलन कभी भी अर्थव्यवस्था की बड़ी वृद्धि की ओर नहीं बढ़ेगा। जैसा कि हमने अन्य प्रकरणों में कहा है, अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए पर्याप्त तेल नहीं है। एक समापन के रूप में हम कह सकते हैं कि फेड की भविष्यवाणियां आशावादी लगती हैं और बाजारों को कम देखने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, दोनों अल्पावधि में और लगभग निश्चित रूप से 2026 के पास।